हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 और 6.1 से 6.3 के उदाहरण इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नावली 6.3 का बेसिक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के अंदर हम सीखेंगे समरूपता नियम या समरूपता कसौटियां। हमें यह समझना है कि समरूपता नियम क्या होते हैं और उसे समरूपता कसौटी क्यों कहते हैं। समरूपता नियम उन नियमों को कहते हैं जिसमें हम दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर उन दोनों त्रिभुजों का आकार एक समान होगा और उनका माप अलग अलग हो सकता है। ऐसा उन पर कोई नियम यानी समरूपता नियम या समरूपता कसौटी नियम लगाएंगे, जिसकी वजह से एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से तुलना कर उसके संगत भुजाओं को या कोणों के मान को ज्ञात कर सकते हैं, या उसमें कुछ स्टेटमेंट हमें सिद्ध करने के लिए कहे तो वो हम सिद्ध कर सकते हैं। समरूपता हमारे पास चार नियम है समरूपता के, जिसमें पहला नियम है भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम को हम एस या ट्रिपल एस नियम भी कहते हैं। नियम क्या होता है? इस नियम अनुसार किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को किसी अन्य एक त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के समान अनुपात में होना दोनों त्रिभुज के समरूपता को दर्शाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। अब इस त्रिभुज में AB जो भुजा है इसकी PQ भुजा के साथ अनुपात, BC जो भुजा है इसकी QR भुजा के साथ अनुपात, और इसकी जो CA भुजा है वो इसकी RP भुजा के साथ अनुपात। यानी पहले वाले त्रिभुज की तीन भुजा AB BC CA किसी दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा PQ QR और RP के संगत अनुपात अगर बराबर हो तो तीन भुजा को SSS नियम कहा जाता है। इस नियम की वजह से इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं। जैसे किसी त्रिभुज को हम समरूप कह दें तो उनके संगत कोणों को हम बराबर ले सकते हैं। संगत कोण का मतलब इसके A कोण को P कोण के बराबर लिख सकते हैं, इसके B कोण को इसके Q कोण के बराबर लिख सकते हैं, इसके C कोण को इसके R कोण के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक। इसमें कोण A को हमने P के बराबर लिख दिया, आवश्यकता के हिसाब से B को Q के बराबर लिख दिया, C को हमने R के बराबर लिख दिया। नोट याद रखना है, बाकी सभी शेष समरूपता कसौटी को हम इसी तरह समझ सकते हैं, इसलिए हम आगे की तीनों समरूपता कसौटी में केवल उसका बेसिक कंसेप्ट ही सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी सेकंड समरूपता कसौटी नियम कौन सा है? इसका जो सेकंड समरूपता कसौटी नियम है वो है एंगल 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 यानी ट्रिपल ए नियम, जिसे अपन कोण 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 नियम भी कहते हैं। इस नियम में हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। इसमें A कोण P के बराबर दे रखा है, B कोण Q के बराबर दे रखा है, C कोण R के बराबर दे रखा है। यानी कोण A P के बराबर है, कोण B Q के बराबर है, कोण C R के बराबर है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हो तो उसे हम एंगल 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 यानी ट्रिपल एंगल नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार त्रिभुज ABC जो है वह त्रिभुज PQR के समरूप होता है। जब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं तो इसकी किसी भी भुजा को इसकी संगत भुजा के अनुपात में बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास तीसरी समरूपता कसौटी आती है एंगल एंगल नियम यानी कोण कोण नियम। इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज हमारे पास है, एक ABC है और दूसरा PQR है। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि कोण A और B जो है इस त्रिभुज के संगत कोण P और Q के बराबर है। यानी A कोण जो है वह P के बराबर है, B कोण जो है वह Q के बराबर है। तो दो कोण वाला कसौटी नियम है एंगल एंगल नियम, और इस नियम के हिसाब से त्रिभुज ABC जो है वह त्रिभुज PQR के क्या होता है, समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो हम इनकी संगत भुजा या संगत बचे हुए कोण को बराबर लिख सकते हैं। चौथी और आखिरी कसौटी है
जिसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम में क्या होता है, दो त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज में दो भुजा AB और BC इस त्रिभुज की संगत PQ और QR के अनुपात में बराबर है, तथा इस त्रिभुज का एक कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है। देखो, पहले वाले त्रिभुज की दो भुजा AB और BC, दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजा PQ और QR, ये अनुपात में बराबर है। पहले वाले त्रिभुज का B कोण दूसरे वाले त्रिभुज के Q कोण के बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण को हम कहते हैं SAS नियम, और इस नियम की वजह से पहले वाले त्रिभुज को दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप कह सकते हैं। इस तरह इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के बाद हम इनके संगत कोणों को बराबर लिख सकते हैं। अगर हमें संगत भुजाओं पे काम करना है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। इस तरह इन चार समरूपता कसौटी का प्रयोग करके हम किन्हीं दो त्रिभुजों के मध्य समरूपता के संबंध को दर्शा सकते हैं और उनसे रिलेटिविटी साइड और रिलेटिविटी एंगल, संगत भुजा और संगत कोणों के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इन चारों समरूपता कसौटी की प्रैक्टिस प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन से करते हैं, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि समरूपता कसौटी को हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली के क्वेश्चन से अपन डाउट को क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में त्रिभुजों के कौन से युग्म समरूप है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपने जिस समरूपता कसौटी का प्रयोग किया है उसे लिखना है और समरूप त्रिभुजों के युग्म को प्रतीक रूप में भी लिखना है। देखो, दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। इसमें A कोण 60 डिग्री का है, P कोण 60 डिग्री का है, B कोण 80 डिग्री का है, Q कोण 80 डिग्री का है, C कोण 40 डिग्री का है और R कोण 40 डिग्री का है। हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि कोण A का जो मान है वह कोण P के बराबर है और दोनों ही कोण 60 डिग्री के हैं। इस वाले त्रिभुज का जो B कोण है वो इस वाले त्रिभुज के Q कोण के बराबर है और दोनों ही कोण 80 डिग्री के हैं। इस वाले त्रिभुज का जो C कोण है वो इस वाले त्रिभुज के R कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कोण 40 डिग्री के हैं। तो तीन कोण बराबर होने का मतलब होता है एंगल 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 समरूपता नियम से। एंगल 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 समरूपता नियम से, और इस नियम से मैं त्रिभुज ABC अगर बनाता हूं तो हम कहेंगे इधर से संगत कौन सा बनेगा, PQR। तो ये ABC जो त्रिभुज है यह PQR त्रिभुज के समरूप होता है। समरूपता के लिए हमने कौन सी कसौटी का प्रयोग किया, वो एंगल 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 है, और उनके सांकेतिक रूप में या सांकेतिक रूप में भी लिखना है वो हमने ऊपर लिख दिया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहले में जो त्रिभुजों का युग्म दे रखा है वो समरूप है। इस तरह हमें समरूपता कसौटी लगाकर समरूप होने या नहीं होने की जानकारी देनी है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें दो त्रिभुजों के युग्म दे रखे हैं। पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, और इसमें हमें भुजा दे रखी है 2 3 2.5, यहां दे रखी है 4 6 5। हम इन भुजाओं में संबंध देखते हैं कि 2 का दुगना 4 है, 3 का दुगना 6 है, 2.5 का दुगना 5 है। मतलब इसकी तीनों भुजाओं का संबंध बराबर आ रहा है दुगने से, तो इसमें ट्रिपल एस का नियम लग सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में देखें। हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 की तरफ चलेंगे, तो 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, तो हमें 4 से 6 की तरफ भुजा को लेना है। यह आपको संगत का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम भुजा बनाते हैं इसमें BA भुजा, फिर BA से हम चलते हैं AC की तरफ, AC भुजा, और फिर चलते हैं CB की तरफ, CB भुजा, और इस वाले त्रिभुज में हम बनाएंगे QR भुजा। दूसरी भुजा इसमें बनाएंगे हम QP भुजा। ठीक है ना, सबसे पहले हम RQ भुजा ले रहे हैं, R पहले लिखना है, Q बाद में लिखना है। फिर दूसरी भुजा QP ले रहे हैं, QP,
और तीसरी भुजा पी आर है, तो यहां पर हमने पी आर लिख दिया। अब इनके मान रखो, बी ए का मान हमें 2 दे रखा है, जबकि आर क्यू का मान 4 दे रखा है। यहां ए सी का मान 3 दे रखा है, जबकि क्यू पी का मान 6 दे रखा है। सीबी का मान जो है, सीबी का मान 2.5 है, जबकि इसमें पी आर का जो मान है वो 5 दे रखा है। यहां कैलकुलेट करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, पॉइंट हटाया तो बटे में 0, 25 एकम 25 और 25 दूना 50, 1/2, 1/2, 1/2। क्या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है? तो क्या बना, एस 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 यानी ट्रिपल एस। तो हम कह सकते हैं एस एस एस। इसमें समरूपता कसौटी लग रही है। कौन सी कसौटी लग रही है? ट्रिपल एस वाली कसौटी। और इस कसौटी से त्रिभुज कौन सा बना था? ये बी ए सी। कौन सा ट्रायंगल बना? बी ए सी। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल बना? आर क्यू पी। संगत लेना है, आर क्यू पी। और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। इस तरह हम इस सेकंड क्वेश्चन में इन दोनों ही त्रिभुजों को या फिर त्रिभुजों के युग्म को समरूप देखते हैं, जिसमें समरूपता की कसौटी ये लगती है, और इनको हम सांकेतिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, जिसमें एक त्रिभुज है एल एम पी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इस वाले त्रिभुज में 3 भुजा है, 2.7, 2, 3। इसमें भी 3 भुजा है, 4, 6 और 5। हम देखते हैं 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है दुगने का, लेकिन 2.7 का संबंध 5 से नहीं है, और केवल 2 ही भुजा का अनुपात इसमें मैच कर रहा है, और 2 भुजा के आधार पर कोई समरूपता कसौटी नहीं है। इसकी वजह से इस तीसरे त्रिभुज के युग्म पर कोई समरूपता का नियम नहीं लगेगा और दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। देखो, जो संगत भुजा बन सकती है उसके लिए 2 से 3 की तरफ तो 4 से 6 की तरफ चलना है। यानी पहली भुजा लेनी है एमपी, दूसरी भुजा लेनी है पीएल और तीसरी भुजा लेनी है एलएम। इसमें कौन सी भुजा बनेगी? पहली भुजा बनेगी ईडी, दूसरी भुजा बनेगी डीएफ और तीसरी भुजा बनेगी इसमें एफ ई। एमपी भुजा 2 दे रखी है, ईडी भुजा इसमें 4 दे रखी है, पीएल भुजा जो है वह 3 दे रखी है, जबकि इसमें डीएफ भुजा 6 दे रखी है। फाइनली एलएम भुजा 2.7 दे रखी है और एफ ई भुजा 5 दे रखी है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। पॉइंट हटाते हैं तो यहां पे 0 नहीं कटेगा, तो 27/50 एज इट इज आ जाएगा। 2 भुजा तो मिल रही है लेकिन तीसरी भुजा नहीं मिल रही, और ऐसी कोई कसौटी हमारे पास 2 भुजा वाली नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इन त्रिभुजों के युग्म में कोई भी समरूपता कसौटी, कोई भी समरूपता कसौटी लागू नहीं होती है। इसलिए ये दोनों त्रिभुजों को समरूप नहीं कहा जा सकता। यानी दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, अब इसके फोर्थ त्रिभुज युग्म को देखते हैं। एक तरफ दे रखा है हमें त्रिभुज एम एन एल और दूसरी तरफ त्रिभुज दे रखा है क्यू पी आर। इसमें देखो एक कोण तो 70 डिग्री दे रखा है,
70 डिग्री के दोनों तरफ भुजा है, तो इधर भी 70 डिग्री के संगत होने की वजह से दोनों तरफ भुजा है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। 2.5 का दुगना 5 है, 5 का दुगना 10 है, और एक कोण बराबर मिल रहा है, तो दो भुजा और एक कोण को हम कहते हैं एस ए एस, यानी इन दोनों त्रिभुजों पर एस ए एस समरूपता नियम लग रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। ठीक है यहां तक? तो क्या लिखते हैं इसके बारे में? 2.5 से 5 की तरफ चलेंगे तो 5 से 10 की तरफ आना है। पहली भुजा है एन एम, दूसरी भुजा है एम एल, इसमें पहली भुजा है पी क्यू और दूसरी भुजा है क्यू आर। इसका एक कोण है एम, यानी कोण एन एम एल, दूसरा है क्यू यानी पी क्यू आर। ठीक है ना? एनएम का जो मान है वो 2.5 है, जबकि पीक्यू का मान कितना है? 5। एमएल का मान 5 दे रखा है, जबकि क्यूआर का मान 10। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये जो दोनों कोण है वो दोनों कोण कितने डिग्री के दे रखे हैं? 70 डिग्री के, यानी दो भुजा और एक कोण एस ए एस काम कर रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। तो यहां पे एस ए एस नियम से इस त्रिभुज को कहेंगे एन एम एल, और इसमें बनेगा पी क्यू आर। संगत लेना है, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समरूपता कसौटी एस ए एस प्रयोग में आ रही है। इस तरह से हम इन चारों क्वेश्चनों में समरूप है या नहीं है की जानकारी दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले पेज पे। इसका 5th नंबर हमें दे रखा है, एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास डी ई एफ है। आप देख रहे हैं कि इसमें 80 डिग्री है और इसमें 80 डिग्री है, लेकिन 80 डिग्री के दोनों तरफ भुजा इसमें नहीं है, एक ही तरफ है, जबकि इसमें 80 डिग्री के दोनों तरफ भुजा है। तो डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि 2.5 का दुगना 5 दे रखा है, 3 का दुगना 6 दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, तो दो भुजा और एक कोण इसमें भी मिल रहा है, तो हम ऐसे एस समरूपता कसौटी लगा के इन दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 80 डिग्री के दोनों तरफ भुजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें 80 डिग्री के दोनों तरफ भुजा है, इसके संगत ऐसा काम नहीं हो रहा है। संगत नहीं होने की वजह से इन दोनों त्रिभुज को समरूप नहीं कहा जा सकता। ठीक है? तो हम यहां पर क्या लेते हैं, कोण ए को एफ के बराबर दिखा देंगे। कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है। दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं? 80 डिग्री के। तो हम कोण के हिसाब से चलेंगे तो इसकी कौन सी भुजा लेंगे? ई एफ। कौन सी भुजा लेंगे? ई एफ। ई एफ के बाद में लेंगे एफ डी। ई एफ के बाद में क्या लेंगे? एफ डी। तो इसमें ई एफ के लिए कौन सी भुजा लेंगे? सी ए। सी ए के बाद में कौन सी लेंगे? ए बी भुजा। ई एफ का मान कितना दे रखा है? ई एफ 6 दे रखा है, जबकि सी ए का मान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एफ डी का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5, जबकि इसमें ए बी का मान कितना दे रखा है? 2.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0, 25 दूना 50, 25 से कम 25, ये भुजा हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब न तो भुजा हमारे पास पूरी है, न हमारे पास सभी कोणों की जानकारी है, तो इसमें कोई समरूपता कसौटी नहीं लग रही। जब समरूपता कसौटी नहीं लगेगी तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो फाइनली क्या लिखेंगे इसके अंदर? इन त्रिभुजों के युग्म में इन त्रिभुजों के युग्म में कोई भी समरूपता कसौटी लागू नहीं होती है। इसलिए
त्रिभुज का यह युग्म समरूप नहीं होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, पहले का एक लास्ट छठा क्वेश्चन और है, छठे क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज DEF है और दूसरा त्रिभुज PQR है। दो कोण इसमें दे रखे हैं तो त्रिभुज के नियम से तीसरा कोण ज्ञात कर लें। दो कोण इसमें दे रखे हैं तो त्रिभुज के नियम से तीसरा कोण इसमें ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले DEF त्रिभुज को लेके चलते हैं। ट्रायंगल DEF से इसके तीन कोण में एक तो आ जाएगा D, एक आ जाएगा E और एक आ जाएगा F। इन तीनों ही कोणों का जो टोटल है वो कितने डिग्री है? 180 डिग्री। D वाला कोण 70 है, E वाला कोण 80 है, तो यहां पे 70 और 80 लिख देते हैं और F वाले कोण को पहले ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 80 को जोड़ा तो 150 प्लस में कोण F बराबर में 180। कोण F का मान हमें ज्ञात करना है तो 180 प्लस का 150 इधर आया तो माइनस का, घटाया कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी हमें F कोण की जानकारी मिल चुकी है, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ठीक ऐसे ही त्रिभुज PQR को लेके चलो। त्रिभुज PQR से इसके तीन कोण हैं, एक तो P है, एक Q है और एक R है, और इन तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। P वाला कोण हमें नहीं दे रखा है, Q वाला कोण 80 है, R वाला कोण 30 है, तो Q वाले कोण की जगह 80, R वाले कोण की जगह 30 डिग्री बराबर में कितना? 180। कोण P का मान निकालना है, 80 और 30 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। कोण P का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री प्लस का 110 इधर आया तो माइनस का, 180 में 110 गया तो कितने डिग्री? 70 डिग्री। यानी कोण P का जो मान है वो कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इसका जो D कोण है इस त्रिभुज के P कोण के बराबर है क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए? 70 डिग्री के। इस त्रिभुज का जो E कोण है वो इसके Q कोण के बराबर हो गया क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए? 80 डिग्री के। इस त्रिभुज का F कोण जो है वह इसके R के बराबर हो गया क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए? 30 डिग्री के। ठीक है, तो इसमें तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं, तो समरूपता कसौटी कौन सी लगी? एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल वाली, ट्रिपल एंगल समरूपता कसौटी से। और इस कसौटी से त्रिभुज कौन सा बनेगा? DEF, और ये कौन सा बनेगा? PQR। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज DEF जो है वह त्रिभुज PQR के क्या होगा? समरूप। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ऐसा हमें क्या करना था? सिद्ध, यानी समरूपता दिखाना था कि होगा या नहीं होगा। इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों के युग्म को समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही था कि हमें दिए गए त्रिभुजों के युग्म में पहचानना है किस पर समरूपता कसौटी लगेगी और किस पर समरूपता कसौटी नहीं लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कोण BOC का मान 125 डिग्री दे रखा है, कोण CDO का मान 70 डिग्री दे रखा है। हमें DOC, DCO, OAB इन तीनों ही कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति ये दे रखी है जिसमें जो चीजें हमें देख दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये BOD जो है क्या वो एक सरल रेखा है? तो यहां पे लिखते हैं BOD एक सरल रेखा है। BOD को हम क्या कह सकते हैं? एक सरल रेखा। और हम ये जानते हैं कि जो सरल रेखा होती है उसका जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो सरल रेखा वाला कोण BOD कितना हो गया? 180। ये सरल रेखा दो कोणों से मिलकर बनी हुई है, एक तो 125 डिग्री और एक अंदर वाला कोण जिसका नाम DOC है। तो ये दो कोणों से मिलकर बनी हुई है, एक तो 125 डिग्री और एक कोण DOC, और इन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री है। हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन DOC ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री प्लस का 125 डिग्री इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का।
तो यहां कोण DOC का मान 180 में 125 गया तो कितने डिग्री आ गया? 55 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है वो 55 डिग्री का है जो हमें ज्ञात करना था। अब हम त्रिभुज ODC को लेके चलते हैं, ट्रायंगल ODC से। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है और इस ODC त्रिभुज में एक कोण 70 डिग्री का है, एक कोण 55 का हम निकाल चुके हैं और तीसरा कोण DCO हमें ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में एक कोण तो कितने डिग्री का है? 70 का, दूसरा कोण है 55 डिग्री का और तीसरा जो कोण है वह DCO का है जो हमें ज्ञात करना है। इन तीनों कोणों का टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। 70 और 55 को जोड़ते हैं तो 125 डिग्री, प्लस में दे रखा है कोण DCO और बराबर में है 180 डिग्री। यदि कोण DCO हमें ज्ञात करना है तो 180 डिग्री प्लस के 125 का पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया। यहां से DCO हमें ज्ञात करना है, 180 में 125 गया तो कितना बचा? 55 डिग्री। तो DOC कोण भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 55 डिग्री का। दोनों चीजें क्लियर हैं। तीसरे नंबर पे इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ODC जो है वह OBA के समरूप है। तो इसी को लेके चलते हैं। एक त्रिभुज तो प्रश्न में दे रखा है ODC, यह समरूप है त्रिभुज OBA के। आकृति में समझो भाई, ODC ऊपर वाला है और OBA नीचे वाला है, यानी ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप। और हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? OAB, यानी ये वाला कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो समरूप में इस A वाले कोण को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? C वाले कोण के, क्योंकि समरूप के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पे लिखते हैं संगत कोणों से। हमें इसमें OAB वाला कोण क्या करना है? ज्ञात। तो ये इसके किसके बराबर हो जाएगा? DOC वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी DCO वाले कोण के, DCO वाले कोण के। और DCO वाला कोण अभी अभी हमने डिसाइड किया था कितने डिग्री का होता है? 55 डिग्री का। तो इसका जो ये तीसरा कोण OAB है ये कितने डिग्री का हो गया? 55 डिग्री का। इस तरह से तीनों कोण हमें क्या करने थे? ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD जिनमें AB DC के समांतर हैं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों के लिए समरूपता कसौटी का उपयोग करते हुए हमें यह सिद्ध करना है कि OA बटा OC जो है वह OB बटा OD के बराबर होता है। क्वेश्चन को समझे इस आकृति से। इस ABCD को एक समलंब चतुर्भुज कहा गया है। इसमें ये जो AB है इसके सामने वाले DC के समांतर हैं। इसके दो विकर्ण हैं, एक है BD और दूसरा है AC। ये दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है OA और OC भुजा का अनुपात, OB और OD भुजा का अनुपात ये समान अनुपात में होना चाहिए। इसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलना है, आमने सामने वाले को, और इन पर हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। पहले त्रिभुज को हम कहेंगे AOB और दूसरे त्रिभुज को कहेंगे COD। इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे? AOB और दूसरे नंबर पे त्रिभुज है COD से। इसमें हम देखते हैं ये जो O कोण है दोनों त्रिभुज में क्या एक क्रॉस की लाइन बना रहा है क्या? क्रॉस की लाइन को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और दो त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका O कोण हो जाएगा AOB और इसका O कोण हो जाएगा COD, और ये दोनों ही कोण बराबर हैं। रीजन है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। दूसरी बात हम देखते हैं ये वाली रेखा इसके समांतर है तो Z आकृति बन रही है।
जेड आकृति का मतलब एकांतर कोण होता है, तो इसका एक किसके बराबर हो जाएगा, सी वाले कोण के। तो ए वाले कोण को बीच में रखेंगे तो ओ ए बी, सी वाले कोण के बराबर है तो सी को बीच में रखेंगे तो ओ सी डी। इसका जो बी वाला कोण है वो इसके डी वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो इसका बी कोण कौन सा हो जाएगा, ओ बी ए। इसके डी वाले कोण के बराबर हो जाएगा ओ डी सी, और ये दोनों ही जेड वाली आकृति के कोण हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए एकांतर कोणों से। इसमें तीन कोणों की कसौटी का नियम लगा है, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, एंगल एंगल एंगल, समरूपता नियम से। और इस नियम से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, एक त्रिभुज तो है एओबी और दूसरा त्रिभुज है सीओडी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में तो ओ ए भुजा और इस वाले त्रिभुज में ओ सी भुजा, इस वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा, इस वाले त्रिभुज की ओ डी भुजा अनुपात में क्या होगी, बराबर। नीचे वाले त्रिभुज की ओ ए, ऊपर वाले त्रिभुज की ओ सी, नीचे वाले त्रिभुज की ओ बी और ऊपर वाले त्रिभुज की ओ डी, इन भुजाओं के अनुपात को आप प्रश्न में चेक करें। यही हमें सिद्ध करना था, यानी हमने समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इन दो भुजाओं के अनुपात को समान अनुपात में दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर होता है क्यू टी बटा पी आर के। कोण नंबर 1 2 के बराबर हमें दे रखा है। तो इस आकृति में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वह टी क्यू आर के समरूप होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो प्रश्न में हमें दे रखा है, क्यू आर बटा क्यू एस किसके बराबर दे रखा है, क्यू टी बटा पी आर के। इसका नाम हम यहां पे समीकरण नंबर 1 रखते हैं। कोण नंबर जो 1 है वह कोण नंबर 2 के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। कोण नंबर 1 को आकृति में देखते हैं तो यहां पे है, कोण 2 यहां पे है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू और पी आर भुजा के सम्मुख कोण बराबर है, ऐसा ही है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो कोण नंबर 1 के सामने वाली भुजा पी आर और कोण 2 के सामने वाली भुजा पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। क्यों, क्योंकि समान कोणों, सम्मुख कोण अगर समान है तो उनकी सम्मुख भुजा भी समान होगी। तो यहां पे लिखते हैं सम्मुख समान कोणों की सम्मुख भुजाओं से इसका मतलब हम पी आर को किसके बराबर लिख सकते हैं, पी क्यू के। तो पी आर किसके बराबर हो गई, पी क्यू। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 2 रखा। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम काम में लेकर कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन है, क्यू आर बटा क्यू एस तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यूटी में कोई चेंज नहीं है, क्यूटी भी एज इट इज आ जाएगा। लेकिन पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो हमने पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू, और इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा, 3। अब हमें जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उन त्रिभुजों को लेके चलते हैं। तो पी क्यू एस को टी क्यू आर के समरूप करना है तो इन दोनों त्रिभुज को लेके चलें। त्रिभुज पी क्यू एस और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज टी क्यू आर से। इन दोनों त्रिभुजों में हम समीकरण नंबर 3 को रिपीट कर देते हैं। तीसरा समीकरण दे रखा है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बटा पी क्यू। पहले तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को आकृति से समझा रहा हूं और फिर यह बताऊंगा कि ये दोनों त्रिभुजों की ही दो भुजाओं के अनुपात बराबर है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखें कौन से दो त्रिभुज लेने थे। पी क्यू एस, पी क्यू एस में छोटा वाला त्रिभुज है, टी क्यू आर, टी क्यू आर में बड़ा वाला त्रिभुज है। अब हमने जो समीकरण नंबर 3 में भुजा बनाई है क्यू आर बटा क्यू एस, इसका मतलब क्यू आर बड़े त्रिभुज की भुजा है, क्यू एस छोटे त्रिभुज की भुजा है। क्यू टी बटा पी क्यू, क्यू टी बड़े त्रिभुज की भुजा है और क्यू पी जो है छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, क्या ये उन्हीं दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बन रहा है? तो हमने यहां पे दो एस तो काम में ले लिया। अब हमें ये देखना है कि एक और कौन सी चीज, चाहे भुजा या कोण मिले, जिसकी वजह से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सके। तो आप एक छोटे वाले त्रिभुज को ले रहे थे और एक बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे थे, क्या दोनों ही त्रिभुज में क्यू कोण कॉमन आ रहा था? इस वाले त्रिभुज को लेंगे तब भी क्यू कोण आएगा और इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे तब भी क्यू कोण आएगा। तो दोनों में क्यू कोण क्या हुआ? उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इसका कौन सा कोण पी क्यू एस और इसका कौन सा कोण टी क्यू आर, इन कोणों को बराबर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों कोण क्या है? उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ कोणों से हमने प्राप्त किया है, उभयनिष्ठ कोणों से। दो भुजा और एक कोण को हम कहते हैं एस ए एस, समरूपता कसौटी से। और इस कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, कौन कौन से? त्रिभुज पी क्यू एस और दूसरा त्रिभुज टी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप लिखते हैं और यही समरूपता हमें इनमें सिद्ध करनी थी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। स्टेप टू स्टेप मैं आपको चीजें समझा रहा हूं और अच्छे से वो चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एस और टी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर स्थित बिंदु है, जिससे कोण P जो है वह आरटीएस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ जो है वह आरटीएस के समरूप है। ठीक है, इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, जिसकी PRQR भुजा पर S और T बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P का जो मान है वह RTS इस T वाले कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ जो है वह RTS इन छोटे और बड़े त्रिभुज को समरूप करना है। इसके लिए जो चीजें हमें समरूप करनी है उनको लेके चलते हैं। कौन से दो त्रिभुज हैं? एक तो त्रिभुज है RPQ और दूसरे नंबर पे त्रिभुज है RTS से। इसमें बड़े वाले त्रिभुज को RPQ कहा है और छोटे वाले त्रिभुज को RTS कहा है। तो बड़े वाले त्रिभुज का P कोण और छोटे वाले त्रिभुज का T कोण ये ऑलरेडी बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं जो कोण P है वह कोण RTS के बराबर है। ऐसा हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो दिया है। छोटे वाले त्रिभुज में भी R कोण है और बड़े वाले त्रिभुज में भी R कोण है। तो R दोनों में आने की वजह से कोण R के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे कि ये दोनों कोण क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण से क्या डबल एंगल बना? तो इसे हम कहेंगे एंगल समरूपता कसौटी से। और इस कसौटी से जो त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, एक त्रिभुज तो है RPQ और दूसरा जो त्रिभुज है वो है RTS। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना था। बस समरूपता कसौटी लगानी है और इसे प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आकृति 6.37 में त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC के समरूप होता है। तो सबसे पहले जो सर्वांग सम हमें दे रखे हैं उन त्रिभुजों को समझना है आकृति में। ABE कौन सा त्रिभुज है? ABE ये वाला त्रिभुज है। ACD कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज है।
यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम कह रहा है। तो सर्वांगसम का मतलब इस त्रिभुज की छोटी भुजा एडी इस त्रिभुज की छोटी भुजा एई के क्या होगी, अनुपात में। इस वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा एसी इस वाले त्रिभुज की बड़ी भुजा एबी के अनुपात में क्या होगी, बराबर। तो हम एक बार छोटी भुजा और एक बार बड़ी भुजा का अनुपात समान अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम दे रखे हैं। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, एडीई और एबीसी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। एडीई में छोटा त्रिभुज है, एबीसी में ये बड़ा त्रिभुज है। इस छोटे त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज के हमें समरूप सिद्ध करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले वाले जो दिया है उसमें हम दो भुजाओं के अनुपात तैयार कर लेंगे और फिर जो हमें सिद्ध करना है उसमें एक संगत कोण और मिल जाएगा, तो कोई ना कोई समरूपता कसौटी बनेगी, जिसकी वजह से इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सर्वांगसम त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी ई जो है वह त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी हम संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। संगत भुजाओं से यानी इस वाले त्रिभुज की एडी भुजा बटा इस वाले त्रिभुज की एई भुजा, फिर इस वाले त्रिभुज की एसी भुजा और इस वाले त्रिभुज की एबी भुजा। एबी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, समान अनुपात में। अब इस AC को हम AE की जगह और AE को हम AC की जगह स्थान परिवर्तित कर सकते हैं पक्षांतरण से। तो AD के बटे में क्या आ जाएगा, AC, और AC की जगह चला जाएगा AE, बटे में क्या आ गया, AB। इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रखेंगे। अब जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है उनको लेके चलें। कौन कौन से हैं, एक तो त्रिभुज है ADE और जो दूसरा त्रिभुज है उसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC से। जो आपने समीकरण नंबर 1 बनाया है उसको आप इसमें रिपीट कर दें। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है AD बटा AC जो है वह AE बटा AB के अनुपात में तुल्य है। आप चेक करें, AD बटा AC छोटी भुजा और बड़ी भुजा, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की संगत भुजा है। AE बटा AB छोटी भुजा AE और बड़ी भुजा, छोटी भुजा क्या दे रखी है AE और बड़ी भुजा क्या दे रखी है AB, ये भी संगत भुजा है। तो दो संगत भुजाओं का अनुपात इसमें क्या है, बराबर। उसके बाद जब छोटा वाला त्रिभुज लेके चलोगे तब भी एक कोण आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलोगे तब भी एक कोण आएगा। तो ए दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो कोण एक इसके बराबर हो जाएगा कोण ए के। कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण से। दोनों ही त्रिभुजों में ए उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ कोण से। दो भुजा और एक कोण को हम कहते हैं SAS, समरूपता कसौटी से। SAS समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, एक तो है ADE और दूसरा त्रिभुज है ABC। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ऐसा हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ये चार बातें सिद्ध करनी है। एक त्रिभुज है ABC, इसका एक शीर्ष लंब तो है AD और दूसरा शीर्ष लंब है CE। ये दोनों शीर्ष लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AEP यानी ये वाला त्रिभुज, CDP ऊपर वाले त्रिभुज के क्या होता है, समरूप। इस बात का सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे। फर्स्ट केस में दोनों त्रिभुज लेके चलने हैं, त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CDP। ठीक है, अब इन पे कोई समरूपता कसौटी लगानी है जिसकी वजह से दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्रॉस जहां पे बन रहा है वहां पे शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी P शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इस वाले त्रिभुज का P कोण
APE बीच में लेना है P को, और इस वाले त्रिभुज का P कोण CPD, P को बीच में लेना है, और दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं, उसका रीजन लिखना है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। इस वाले त्रिभुज में भी ई कोण 90 डिग्री का है और इस वाले त्रिभुज में भी डी कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि शीर्षालंब है तो दोनों का ई और डी आपस में बराबर होगा। इसका ई कोण बनेगा AEP, ई बीच में रखना है, इसका डी बनेगा CDP, डी बीच में रखना है, और दोनों ही कोण बराबर होने का रीजन 90 डिग्री। दो कोण बराबर होने का मतलब है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, और इस कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, एक तो त्रिभुज था AEP और दूसरा त्रिभुज था CDP, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये फर्स्ट हमें सिद्ध करना था। सेकंड में जो सिद्ध करना है, उन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं, ABD CBE के समरूप लाना है। तो एक तरफ तो हम त्रिभुज लेते हैं ABD और दूसरी तरफ त्रिभुज लेते हैं CBE, और इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। ABD जो त्रिभुज है, ABD ये बड़ा वाला त्रिभुज है, CEB जो त्रिभुज है CBE ये वाला बड़ा त्रिभुज है। तो जब आप इस वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हो तब भी B आ रहा है, और इस वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हो तब भी B आ रहा है, तो दोनों में B क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल ऑफ ABD इक्वल्स टू एंगल ऑफ CBE, दोनों का B कोण बराबर है, उसका रीजन है उभयनिष्ठ कोण। क्लियर है। और सेकंड नंबर में इस वाले त्रिभुज का जो D कोण है वो 90 डिग्री का है, और इस वाले त्रिभुज का जो E कोण है वो 90 डिग्री का है। तो D किसके बराबर है, E के। तो इस वाले त्रिभुज का D कोण ADB, इस वाले त्रिभुज का E कोण CEB, ये दोनों कोण बराबर हैं 90 डिग्री से। दो कोण की कसौटी को अपन कहते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज है CBE, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, एक तो है AEP और दूसरा है ADB, इन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। एक तो त्रिभुज है AEP और दूसरा त्रिभुज है ADB, इन दोनों त्रिभुजों से सबसे पहले आकृति में देखते हैं ये दोनों त्रिभुज कहां पे हैं। एक तो AEP त्रिभुज है, AEP छोटा वाला त्रिभुज है, दूसरा ADB त्रिभुज है, ADB ये बड़ा वाला त्रिभुज है। यानी इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना है। जब छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी एक कोण आएगा, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी एक कोण आएगा। तो दोनों में ए क्या हो गया, उभयनिष्ठ। छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब ई कोण 90 डिग्री का है, बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब डी कोण 90 डिग्री का है। तो दोनों में ई और डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दो कोण की कसौटी लग जाएगी। तो पहले तो ए उभयनिष्ठ है, तो कोण ए को बीच में रखना है, EAP। ए कोण उभयनिष्ठ है तो यहां पे ए को बीच में रखना है, तो DAB, और ये बराबर होने का रीजन क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है। सेकंड नंबर में E जो है वो D के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। AEP किसके बराबर हो जाएगा, ADB के, और रीजन क्या है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। दो कोण लग रहा है तो दो कोण की कसौटी है एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, और इस कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चले थे, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें तीसरे नंबर पे सिद्ध करना था। अब हमें इसके फोर्थ नंबर पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज PDC त्रिभुज BEC समरूप है।
दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज PDC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? BEC। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों को सबसे पहले हम त्रिभुज में देखते हैं। PDC में PDC छोटा वाला त्रिभुज है, BEC में BEC बड़ा वाला त्रिभुज है। इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना है, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी C कोण है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी C कोण है, तो दोनों का C बराबर है उभयनिष्ठ कोण की वजह से। छोटे वाले त्रिभुज में D कोण है और बड़े वाले त्रिभुज में E कोण है, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री की वजह से, तो डबल एंगल मिल जाएगा। तो एक तो C कोण की वजह से और एक D कोण E कोण के समकोण होने की वजह से बराबर है। तो एक तो इन दोनों में C कोण उभयनिष्ठ है, तो PCD बराबर हो जाएगा BCE। दोनों के C कोण उभयनिष्ठ है तो बीच में रखना है, और रीजन देना है कि ये कोण आपने क्यों बराबर किए हैं, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं? उभयनिष्ठ कोण। दूसरा इसका D कोण E कोण के बराबर है, यानी कोण PDC जो है वह कोण BEC के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। कौन सी कसौटी बनी? एंगल 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 समरूपता कसौटी से। और इस समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, PDC वाला और BEC वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और यही हमें फाइनली क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग कराते हुए इन चारों ही त्रिभुजों के युग्मों को समरूप इस आकृति से देखकर करना था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। बस एक बार आपको समरूप अप्लाई करना आ जाए और उनकी संगत भुजाओं से काम हो या कोणों से काम हो, उसकी तुलना करना आ जाए, तो ये 6.3 बहुत ही इजी है। और ये प्रैक्टिस हम पहले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं कि समरूप कौन होंगे, किन पे समरूपता कसौटी नहीं लगेगी, और समरूप होंगे तो आगे का काम क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहे तो आप वीडियो को रिपीट जरूर देखना, जिससे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, E एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है और BECD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB ये समरूप है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसके आमने सामने वाली भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। आमने सामने वाली भुजा बराबर भी है और एक दूसरे के समांतर भी है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। इसकी जो AD भुजा है इसको आगे E तक बढ़ाया गया है और फिर इस E को B से मिलाया गया है, उसके कारण ये CD को F पर काटती है। इस वजह से त्रिभुज बनेगा ABE ये वाला त्रिभुज CFB के समरूप है, CFB के समरूप है। यानी एक तो हमें बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दे रखा है उसके बारे में सीखें। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी ये जो A कोण है इसके सामने कौन सा कोण है? C कोण। तो ये A कोण जो है वह C कोण के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो DC है यह AB के क्या है? समांतर। तो ये जो FC है वो भी किसके समांतर होगा? AB के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखते हैं DC जो है वह AB के समांतर है, तो DC से बनने वाला FC जो है वह भी AB के समांतर होगा। समांतर है तो इसमें Z बनेगा, और इस Z की वजह से जो B वाला कोण है वो F वाले कोण के बराबर हो जाएगा।
एकांतर कोणों से। तो बी वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ बी के, सी एफ बी के। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। तीसरे केस में हम जानते हैं ये जो एडी है इसके सामने वाली बीसी के समांतर है, तो इसी एडी से बनने वाली एई भी बीसी के समांतर होगी। ठीक है, तो एकांतर कोण कौन सा बनेगा, जेड की आकृति बन रही है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि जो ई वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी वाले कोण के। ई वाला कोण कौन सा हो जाएगा इसमें, ए, ई को बीच में रखना है, बी वाले कोण के सी, बी को बीच में रखना है, और समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 से। अब जिन तीनों कोणों के आधार पर जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं, त्रिभुज एबीई और त्रिभुज सीएफबी से। इन दोनों त्रिभुजों को यहां उतारते हैं, त्रिभुज एबीई और दूसरा त्रिभुज है सीएफबी से। इन दोनों त्रिभुजों में हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को अप्लाई करते हैं। समीकरण नंबर 1, 2, 3 में ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ट्रिपल एंगल लागू हो जाएगा। तीनों कोण ही बराबर आ गए, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी बनेगी। और इस समरूपता कसौटी की वजह से जो दोनों त्रिभुज ए बी ई और दूसरा त्रिभुज सी एफ बी हम लेके चल रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। और यही दोनों त्रिभुज समरूप हो ऐसा हमें क्या करना था, सिद्ध। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहां तक। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना था, सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण क्रमशः बी और एम समकोण हैं, और ये हमें दो चीजें इसमें सिद्ध करनी है। आकृति को समझे, एक त्रिभुज तो दे रखा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है ए एम पी, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। क्यों, क्योंकि एक का बी कोण 90 डिग्री का है, दूसरे का एम कोण 90 डिग्री का है। पहला क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी संगत भुजा के ये अनुपात को बराबर लाना है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम सिमिलर यानी संगतता के आधार पर लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, जिस वजह से दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप लाना है उनको लेके चलते हैं। एक में तो त्रिभुज एबीसी है और दूसरे में त्रिभुज एएमपी है, इन दोनों को लेके चलें। त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज एएमपी में बी कोण और एम कोण 90 डिग्री के होने की वजह से बराबर है, तो इसका बी कोण यानी एबीसी और इसका एम कोण यानी एएमपी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। जब हम ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं तब भी एक कोण, और ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं तब भी एक कोण, दोनों में एक ऐसा है उभयनिष्ठ। तो यहां पे कोण बी ए सी, ए को बीच में रखना है, एम ए पी, ए को बीच में रखना है, और ये दोनों बराबर हैं। उसके पीछे का रीजन है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, दो कोणों की कसौटी को हम कहते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, और इस कसौटी की वजह से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, एक तो है त्रिभुज एबीसी और दूसरा है त्रिभुज एएमपी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यही फर्स्ट में हमें सिद्ध करना था। सेकंड में जो दोनों त्रिभुज आपने समरूप किए हैं उनको लेके चलो। एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो संगत भुजाओं से, संगत भुजा का मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का कर्ण जो है वो सी ए है, तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है वह पी ए होगा।
तो दोनों के कर्णों का अनुपात, यानी पहले का कर्ण CA और दूसरे का कर्ण PA। इस वाले त्रिभुज का लंब जो है वह BC है, तो इस वाले त्रिभुज का लंब जो है वो MP होगा, यानी जो BC है वह MP के अनुपात के तुल्य होगा। क्या कह सकते हैं, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके कर्ण और इनके लंब का अनुपात समान अनुपात में है। यही कथन हमें सिद्ध करना था कि एक तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए और उनकी संगत भुजा का अनुपात, चाहे वो कर्ण लंब दे रखा हो सिद्ध करने के लिए, चाहे वो कर्ण आधार भी दे सकता है, चाहे वो लंब और आधार भी दे सकता है। फिलहाल कर्ण और लंब के आधार पे हमें भुजाओं के अनुपात को समान अनुपात में दर्शाना था। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं, जिसमें D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और EFGE की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यह भी दे रखा है कि त्रिभुज ABC FEG के समरूप है। तो हमें ये तीन बातें क्या करनी है, इसमें सिद्ध करनी है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक तो यहां पर CD और दूसरा हमें दे रखा है GH। ये दो कोण के समद्विभाजक हैं। पहला कोण है ACB और दूसरा कोण है EGF, यानी कोण C को CD जो है वह 1 और 2 बराबर कोणों में बांटता है, और जो कोण G है उसको GH जो है वह 3 और 4 में बराबर भागों में बांटता है। पहली चीज तो क्लियर है। अब इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो तीन स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। इसके लिए हम देखते हैं CD बटा GH यानी दोनों का समद्विभाजक, और AC बटा FG, AC में ऊपर वाली भुजा है, FG में नीचे वाली भुजा है, यानी इस ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज को हम समरूप कर दें तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा ही हमें फर्स्ट वाले में सिद्ध करनी है। उसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ये जो CD है और GH है वह कोण C और G के समद्विभाजक है, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। तो यहां पे लिखते हैं CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। तो इसका मतलब कोण नंबर 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और कोण नंबर 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण नंबर 4 के। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा हमने, 1। दूसरी चीज, ये त्रिभुज ABC है, ABC, ये FEG के समरूप हैं, FEG के समरूप हैं, यानी त्रिभुज ABC जो है वह FEG के समरूप है। तो समरूपता के आधार पे ले लो, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो समरूप है तो इनके संगत कोण क्या आएंगे, बराबर। तो संगत कोणों से संगत कोण में इसका जो C कोण है वो G कोण के बराबर हो जाएगा। C कोण ये है और G कोण ये है, तो कोण C और कोण G आपस में क्या हो गया, बराबर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। समीकरण नंबर 1 और 2 का हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, और ये देखते हैं कि 1 जो है वो 2 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। 3 जो है वो 4 के बराबर है, इसका मतलब 3 4 के बराबर है, और C जो है G के बराबर है, C जो है वो G के बराबर है। तो ये आपस में बराबर होने के साथ एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये सभी कोण एक दूसरे में बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने पाया कि कोण नंबर 1 2 कोण नंबर 3 4 के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज के समरूप करते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज हो जाएगा CDA और नीचे वाला त्रिभुज हो जाएगा GHF। कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला त्रिभुज, CDA, जिसको अपन DCAB कह सकते हैं, DCA से।
और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, HGF, HGF, इन दोनों त्रिभुजों को। ऊपर वाले त्रिभुज का कोण 1 और नीचे वाले त्रिभुज का कोण 4, ये हमने समीकरण नंबर 3 में बराबर कर लिया है कि 1 किसके बराबर होगा, 4 के। तो कोण नंबर 1 को हमने कोण नंबर 4 के बराबर किया, रीजन लिख दिया समीकरण नंबर 3। पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, जब ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है तो इसका मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का ए कोण नीचे वाले त्रिभुज का एफ कोण संगत कोणों की वजह से बराबर होगा, जो कि हमने यहां पे लिख भी रखा है। ऊपर वाले त्रिभुज का ए कोण नीचे वाले त्रिभुज के एफ कोण के बराबर होगा क्योंकि समरूप है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, कोण ए जो है वह कोण एफ के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, समरूप के कोणों से या समरूप कोणों से। दो कोणों वाली कसौटी को अपन कहते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, और एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात उठाते हैं। संगत भुजा में इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा CD और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा GH, इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा AC और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा FG, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, पहले तो ये लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कौन कौन से, दोनों त्रिभुज कौन कौन से समरूप हो गए। एक तो त्रिभुज हम लेके चले थे DCA समरूप हो जाएगा HGF के, और इसका नाम समीकरण नंबर 4 रखेंगे क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी। अब इसकी संगत भुजा के अनुपात में CD जो है वह GH किसके बराबर हो जाएगा, AC जो है वह FG के। और यही हमें फर्स्ट वाले में सिद्ध करना था कि इन दो भुजाओं का अनुपात जो है वो समान अनुपात में होता है। क्लियर है। सेकंड नंबर पे जो सिद्ध करना है उसको लेके चलें। सेकंड नंबर में दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल DCB जो है वह HGE के समरूप होना चाहिए, तो इनको लेके चलते हैं। ट्रायंगल DCB जो है वह ट्रायंगल HGE के समरूप होना चाहिए। अब इन दोनों ही त्रिभुजों को आकृति से देखना है। DCB में नीचे वाला त्रिभुज है, HGE में ऊपर वाला त्रिभुज है, और कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 के बराबर हो जाएगा। यह हमने समीकरण नंबर 3 में डिस्कस कर लिया था कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होता है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो यहां पे लिखते हैं कोण नंबर जो 2 है वह कोण नंबर 3 के बराबर है। रीजन क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 3। क्लियर है। सेकंड जो बात है, DCB यानी इस वाले त्रिभुज का B कोण इस वाले त्रिभुज के E कोण के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है, तो B को किसके बराबर लिख देंगे, E के। जो कोण B है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के। और ये किस वजह से हुआ, दोनों त्रिभुज हमने पहले ही प्रश्न में समरूप दे रखा है, तो समरूपता या समरूप कोणों से दो कोणों की कसौटी बनी, यानी एंगल एंगल समरूपता नियम से। और इस नियम से दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे थे, एक त्रिभुज DCB है और दूसरा त्रिभुज HGE है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। फाइनली तीसरे नंबर का जो हमें सिद्ध करना है, क्या दे रखा है, DCA HGF समरूप है, और यह हमने समीकरण नंबर 4 में सिद्ध कर लिया है। DCA HGF के समरूप है क्योंकि इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर लाने के लिए हमें पहले त्रिभुजों को समरूप करना था। जो तीसरा इसका सिद्ध करना है वो हमने पहले में ही आवश्यकता के अनुसार सिद्ध कर लिया था, तो डायरेक्ट समीकरण नंबर 4 से इसका फाइनल आंसर लिखना है। तो यहां पे इसमें समीकरण नंबर 4 अप्लाई कर देंगे। समीकरण नंबर 4 क्या दे रखा है, त्रिभुज DCA जो है वो त्रिभुज HGF के समरूप है, ऐसा हमें दे रखा है। और ये तीनों कथन इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करने थे।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, आपका अगर कोई डाउट भी रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, चित्र 6.40 में ई एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर एक बिंदु है जिसमें AB AC के बराबर है, AD लंब BC पर है, EF लंब AC पर है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF दोनों समरूप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस त्रिभुज में देखो ABC हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें जो AB भुजा है वो AC भुजा के बराबर होगी। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इस AB भुजा के सामने C कोण है और इस AC भुजा के सामने B कोण है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर हमें प्रश्न दे रखा है कि इस BC भुजा को आगे हम E तक बढ़ा रहे हैं और ये जो AD है इस BC पर लंब 90 डिग्री बना रहा है और ये जो EF है वो AC पर लंब 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज ECF इस वाले त्रिभुज के समरूप हो। उसके लिए देखें, सॉल्यूशन में त्रिभुज ABC को लेके चलते हैं सबसे पहले, और इस ABC में प्रश्न में दे रखा है कि इसकी AB भुजा AC के बराबर है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोणों से समान भुजाओं के सम्मुख कोणों से सम्मुख कोण में B वाला कोण C वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण B कोण C के बराबर होगा, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख देंगे, 1। ठीक है, अब जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है उनको लेके चलते हैं। एक त्रिभुज तो हमारे पास है ABD और दूसरा त्रिभुज है ECF। इसमें हम समीकरण नंबर 1 को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि B वाला कोण तो इस वाले समकोण त्रिभुज का हो जाएगा और C वाला कोण इस वाले समकोण त्रिभुज का हो जाएगा, तो एक एक कोण बराबर आ जाएगा। कोण B जो है वह कोण C के बराबर है, ऐसा हमने बराबर समीकरण नंबर 1 में लिखकर बताया है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का D कोण 90 डिग्री का है और इस वाले त्रिभुज का F कोण 90 डिग्री का है, तो D F के बराबर होगा 90 डिग्री की वजह से। तो D वाले कोण को बीच में रखेंगे तो हो जाएगा ADB, F वाले कोण को बीच में रखेंगे तो हो जाएगा EFC, और दोनों ही कोण बराबर है तो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये दो कोण की कसौटी कौन सी है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, और इस कसौटी से दोनों त्रिभुज, एक तो कौन सा बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है ECF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसे ही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है त्रिभुज ABC की भुजा ABBC माध्यिका AD किसी अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQQR माध्यिका PM के समानुपाती है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। देखो, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसकी दो भुजा ABBC इसके समानुपाती है PQQR की, इसकी माध्यिका AD इसकी माध्यिका PM के समान अनुपात में है। माध्यिका की परिभाषा होती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो इसका मतलब माध्यिका जिस भुजा को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे समान भाग में बांटती है या समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, यह माध्यिका का कंसेप्ट होता है या नियम होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब इस पूरे त्रिभुज ABC को इस पूरे त्रिभुज PQR के समरूप कैसे करते हैं उसको समझना है। पहले प्रश्न में हमें दे रखा है AB भुजा और PQ भुजा, दूसरी BC भुजा, QR भुजा, माध्यिका AD भुजा और इसकी PM भुजा, इनका अनुपात समान अनुपात में है, ऐसा दिया गया है।
माध्यिका जो है वह इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है, क्यूआर को भी दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके लिए हम बीसी और क्यूआर का यदि आधा करेंगे तो इनकी आधी भुजा भी बराबर होगी। तो यहां पे ए बी बटा पी क्यू, इस बीसी को भी मैंने आधे से गुणा करा दिया और इस क्यूआर को भी मैंने आधे से गुणा करा दिया। साथ में दे रखा है एडी बटा पीएम। ये तो ए बी बटा पी क्यू तो एज इट इज हो जाएगा। बीसी का आधा यानी बी सी का अगर हम आधा करेंगे तो वो बीडी होगा। ऐसे ही हम क्यू आर का आधा करेंगे तो वो क्यू एम होगा। और यहां दे रखा है एडी बटा पीएम। इसका नाम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। हमें सबसे पहले इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप करना है जिसका नाम है ए डी बी, त्रिभुज पी एम क्यू। इन दोनों को लेके चलते हैं। त्रिभुज ए डी बी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी एम क्यू से। इन दोनों त्रिभुजों में हम समीकरण नंबर 1 को रिपीट कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है ए बी बटा पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम और ए डी बटा पी एम। आप इन तीनों भुजाओं को चेक कर लेना, इन दोनों त्रिभुजों की ही संगत भुजाओं का अनुपात है। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज में कौन सा नियम लगा? एस 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 का नियम लगा। कौन सी कसौटी बनी? एस एस एस, समरूपता कसौटी से। इस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज ए डी बी और दूसरा त्रिभुज पी एम क्यू, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इनमें संगत कोण लेके चलते हैं, यानी इस वाले त्रिभुज का बी कोण और इस वाले त्रिभुज का क्यू कोण संगत कोण की वजह से बराबर हो जाएगा। तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण क्यू के। इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा? 2। अब हमें जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है उनको लेके चलेंगे। त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर के समरूप करना है और समरूपता के लिए हमें जो संगत कसौटी लगानी थी या समरूपता कसौटी लगानी थी उसके लिए हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को तैयार किया है। तो एक तो त्रिभुज हो जाएगा एबीसी और दूसरा हो जाएगा पी क्यू आर। देखो, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर से पहली चीज तो हम केवल दो भुजा का अनुपात कौन सा लेंगे? समीकरण नंबर 1 से ए बी बटा पी क्यू। समीकरण नंबर 1 से पहले स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। क्या इन दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं की माध्यिका को छोड़ रहे हैं? तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर। और ऐसा प्रश्न में हमें दिया है। समीकरण नंबर 2 में बी कोण को हमने क्यू कोण के बराबर कर लिया। ये रीजन क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 से। यानी हम कह सकते हैं दो भुजा और एक कोण को एस ए एस समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से एक तो त्रिभुज कौन सा बन गया? एबीसी और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया? पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। इन दोनों त्रिभुजों के समरूप होने को हमें क्या करना था? सिद्ध। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है डी एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है जिसमें कोण एडीसी जो है वह बीएसी के बराबर है और हमें सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर होता है सीबी गुणा सीडी। देखो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक डी जो है वह त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी यानी डी वाला कोण बी ए सी यानी ए वाले कोण के बराबर है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम इन दोनों ही कोणों से बनने वाले इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करेंगे। ठीक है, एक तरफ तो कौन सा लेके चलेंगे? त्रिभुज एडीसी और दूसरी तरफ लेके चलेंगे त्रिभुज बीएसी से। ठीक है,
जब छोटा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे तब भी सी कोण आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे तब भी सी कोण आ रहा है, तो सी दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो कोण सी जो है वह कोण सी के बराबर है। उसके पीछे का रीजन क्या है, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए आपस में बराबर है, तो इन दोनों कोणों को लेकर चलते हैं। कोण एडीसी जो है वह कोण बीएसी के बराबर है। रीजन ऐसा प्रश्न में हमें दिया गया है। ठीक है, इन दोनों ही कोणों से कौन सी कसौटी बनती है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। इस समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कौन कौन से, एडीसी और जो दूसरा त्रिभुज है बीएसी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो संगत भुजाओं से, संगत भुजा का मतलब इसकी एडी भुजा और इसकी एबी भुजा। ठीक है, इसकी एडी भुजा और इसकी बीए भुजा किसके बराबर होगी, इसकी सीडी भुजा इसकी सीए भुजा के किसके बराबर होगी, इसकी सीए भुजा इसकी बीसी भुजा के। ठीक है, इन्हें संगत भुजा कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो को बराबर लेके चलना है और प्रश्न का कथन सिद्ध करना है, तो हम बीच वाली और लास्ट वाली को बराबर लेके चलते हैं। CD बटा CA को CA बटा BC के बराबर लेना है। CA को CA से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर। BC को CD से गुणा किया यानी CB को CD से गुणा किया तो CB गुणा CD। और चेक करें CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD होता है, यह सिद्ध करना था, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD होता है। इस तरह जो हमसे पूछा गया उस क्वेश्चन को हम यहां पे सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से कंप्लीट करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB AC माध्यिका AD किसी दूसरे त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR माध्यिका PM के समानुपाती है, तो हमें दर्शाना है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा एक परिवर्तन करने की वजह से इसकी पूरी कैलकुलेशन थ्योरी में बदल जाएगी। हमें केवल एक स्टेटमेंट से ये बताना है कि किस तरह से पहला वाला त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इस वाले त्रिभुज की AB भुजा, दूसरी AC भुजा और तीसरी माध्यिका AD, माध्यिका AD। इस वाले त्रिभुज की PQ भुजा, PR भुजा और माध्यिका PM, इनका जो अनुपात है वो समान अनुपात में है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। यानी इसकी AB भुजा PQ के लिए, AC भुजा PR के लिए और AD माध्यिका PM माध्यिका के लिए। तो ऐसे केस में याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज के एक ही शीर्ष से अगर तीन रेखाएं, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से अगर तीन रेखाएं समान अनुपात में हो तो उससे बनने वाला संपूर्ण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। इसमें हमें कोई समरूपता कसौटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो बस केवल स्टेटमेंट आंसर देंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक बिंदु से निकलने वाली तीन अलग अलग रेखाओं का अनुपात समान हो
तो उस स्थिति में त्रिभुजों का युग्म समरूप होगा। एक तरफ से बनेगा त्रिभुज एबीसी, तो दूसरी तरफ से बनेगा त्रिभुज पीक्यूआर। ये दोनों त्रिभुज ऊपर वाले इस कथन से, स्टेटमेंट से समरूप हो जाएंगे और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जमीन पर 4 मीटर लंबी परछाई बनती है या छाया बनती है। देखो, फर्स्ट वाले चित्र में हमने इस AB को कहा है खंबा और BC को कहा है खंबे की छाया। तो खंबे की ऊंचाई तो है 6 मीटर और उसकी छाया जो है वो 4 मीटर बनती है। उसी समय का मतलब है कि जिस समय यहां पर न्यून कोण थीटा है, तो उसी न्यून कोण थीटा पर हम किसी दूसरे कथन की बात करेंगे जिसमें टावर की परछाई 28 मीटर लंबी बनती है। मान लेते हैं ये PQ टावर है जिसकी परछाई जिसकी टावर की परछाई QR जो है वो 28 मीटर बनती है। तो इस केस में टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर है जो हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो ये पहला वाला चित्र ऊर्ध्वाधर स्तंभ के लिए है और ये दूसरा वाला जो चित्र है वह टावर के लिए है। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करेंगे, संगत भुजा लेकर h का मान क्या करेंगे, ज्ञात। वही टावर की ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो एक में तो है हमारे पास त्रिभुज ABC और दूसरे में है त्रिभुज PQR। एक ही समय बात है तो C और R कोण बराबर हो जाएगा। इसका मतलब उसी समय, सेम समय की बात हो रही है। इसका BQ के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कौन सी कसौटी बन गई, दो कोण बराबर है तो एंगल समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से दोनों त्रिभुज जो हम लेके चल रहे थे, एक तो त्रिभुज ABC था और दूसरा त्रिभुज PQR था। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात हम लेके चलेंगे। संगत भुजाओं से, संगत भुजाओं का मतलब इस त्रिभुज का लंब AB है तो इसका लंब PQ हो जाएगा, इसका आधार BC है तो इसका आधार QR हो जाएगा। तो लंब और आधार का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बनेगा। यानी AB के बटे में क्या आ जाएगा, PQ, और BC के बटे में क्या आ जाएगा, QR। AB का मान 6 दे रखा है, PQ का मान H दे रखा है, BC का मान 4 दे रखा है और QR का मान 28 दे रखा है। कैलकुलेट करो यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 7 28, H को 1 से गुणा किया तो H हो जाएगा और 7 को 6 से गुणा किया तो 7 छंग 42 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में जो ऊर्ध्वाधर टावर है उसकी ऊंचाई 42 मीटर है और यही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमें क्या करनी थी, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना है। ठीक है, इस प्रश्नावली 6.3 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, यदि AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है, जहां पे त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, तो हमें सिद्ध करना है AB बटा PQ जो है वह AD बटा PM के बराबर होता है। दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, एक तो ABC है और दूसरा PQR है। ABC की माध्यिका AD है, PQR की माध्यिका PM है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि AB बटा PQ का जो मान है वह AD बटा PM के समान अनुपात में हो। देखिए इस बात के सत्यापन के लिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC जो है वह त्रिभुज PQR के समरूप हमें दे रखा है। समरूप अगर दे रखा है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। संगत कोण में जो B कोण है वह किसके बराबर हो गया, Q कोण के। समीकरण नंबर 1। संगत भुजा भी ले सकते हैं,
संगत भुजाओं से। संगत भुजा में AB भुजा को PQ भुजा के, BC भुजा को QR भुजा के अनुपात में लिख लेंगे। AB जो भुजा है वह PQ के लिए और BC भुजा जो है वह QR के लिए। हम ये जानते हैं कि BC को माध्यिका समद्विभाजित कर रही है, QR को भी माध्यिका PM समद्विभाजित कर रही है, तो इनके टुकड़े भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम इस BC और QR का समद्विभाजन कर देंगे माध्यिका की वजह से, और समद्विभाजन के लिए हम इस BC को भी आधे से गुणा करा देंगे और इस QR को भी आधे से गुणा करा देंगे। ये तो एज इट इज रहेगा AB बटा PQ। BC का आधा BD होता है, QR का आधा QM होता है, ये हमने चित्र से लिखा है। इसका नाम समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब हम इन दो त्रिभुजों को लेके चलते हैं, एक तो है ADB और दूसरा है PMQ। छोटे वाले त्रिभुजों को, कौन से दो त्रिभुज हैं, एक तो है ADB और दूसरा त्रिभुज है PMQ से। इसमें सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को रिपीट कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 1 जो है वह उसके एक कोण को दर्शाएगा और समीकरण नंबर 2 जो है उसकी दो भुजा के अनुपात को दर्शाएगा। तो दो भुजा का अनुपात और एक कोण को कहते हैं SAS। तो यहां पे कौन सी कसौटी लग रही है, SAS समरूपता कसौटी से। और इस समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, त्रिभुज ADB और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PMQ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है संगत भुजाओं से। संगत भुजाओं में कैसे, इस वाले त्रिभुज की AB और इस वाले त्रिभुज की PQ भुजा का अनुपात, इस वाले त्रिभुज की AD और इस वाले त्रिभुज की PM भुजा का अनुपात। तो हम लिख सकते हैं AB बटा PQ किसके बराबर हो जाएगा, AD बटा PM के। और यही दो भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में हो, ऐसा हमें इस माध्यिका वाले क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है, क्योंकि मेहनत खूब लगती है वीडियो बनाने में, आपके डाउट क्लियर करने में, यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करना। और अगर इसके अलावा दूसरे चैप्टर पे या किसी और चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना, उस चैप्टर के लिए हम वीडियो तैयार करके अपलोड करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।